नमस्कार। सात रंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है इज़राइल पर फ़िलिस्तीन के हमले की। इज़राइल की जो खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी माना जाता है, मोसाद, वो कैसे फेल हो गई और कैसे हमास के लड़ाकों ने इतनी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे हमला किया और तबाही मचाई है, और कैसे इज़राइल को पलटकर इस हमले का जवाब देना पड़ा है। ये जो पूरी कहानी है जिससे पूरी दुनिया इस वक्त हिली हुई है। एक तरफ यूक्रेन और रूस की लड़ाई लंबे समय से चल रही है, और अब ये जो गाज़ा पट्टी की लड़ाई है, वैसे तो ये लड़ाई काफ़ी पुरानी है, बावजूद इसके इस वक्त इज़राइल इसके निशाने पर है, और इसके पीछे की जो कहानी है, और जो ख़ास तौर से हमास जो आतंकी संगठन जिस तरह से इमरजेंस इसका हुआ है, ये जो तमाम सवाल हैं, इस पर हम आज बात करेंगे पूर्व आईएएस रहे और आरएडब्ल्यू से बहुत पुराना रिश्ता रखने वाले और फ़िलिस्तीन और इज़राइल पर बहुत काम करने वाले प्रभात कुमार राय से। उन्होंने इस पूरे क्षेत्र का और ख़ास तौर से पूरी दुनिया के इन तमाम ऐसे क्षेत्रों का जहाँ पे युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसका गहरा अध्ययन किया है, और प्रभात कुमार राय ने तमाम ऐसे विषयों पर गहरा शोध किया है। इस बारे में हम और इस हमले के बारे में और विस्तार से जानते हैं प्रभात कुमार राय से। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि ये जो ताज़ा हमला है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और कैसे ये इस स्थिति तक पहुंच गया, और मौजूदा जो हालात बने हैं उसे आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जो समस्या शुरू हुई ना, जो अभी फिलहाल जो करंट जो हमला हुआ है, इसकी बैकग्राउंड में यरूशलेम है। जी। यरूशलेम में तनाव चल रहा था। यरूशलेम की जो अलास्का मॉस्क है ना, जी। ये जो साउथ वाला इलाका है यरूशलेम का, इसमें रिसेटलमेंट कॉलोनीज उन्होंने बसाई थी यहूदियों हम्म। ने, और हम्म। बहुत सारे मुसलमानों को बेदखल किया था। जो फिलिस्तीनी मुसलमान थे, है ना, उनको बेदखल किया था उन रिसेटलमेंट कॉलोनीज से। तो वो निरंतर यहाँ पर उसको लेकर ना राकेट दागे गए थे। इस बार भी यही स्थिति है, लेकिन इस बार पिछली बार तो बहुत कम लड़ाई चली, 4-5 दिन चली और फिर बाद में वो बंद हो गई। लेकिन इस हम्म। बार तो हजारों हजारों की संख्या में रॉकेट दागे गए हैं, और हम्म। बिल्कुल तैयारी नहीं थी। दे वर नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड देमसेल्फ, क्योंकि उनके पास तो एक बड़ा भारी सिस्टम है ना, आयरन डोम कहते हैं जिसको हम। वो जब सक्रिय हो जाता है तो वो मिसाइल्स को ऊपर ही मार गिराता है। लेकिन इसका हम्म। सुराग उनके पास होता है कि भाई देखिए हमला होने वाला है, हमला शुरू हो गया। लेकिन ये हमला एक साथ इतना जबरदस्त हुआ है कि थोड़ी देर के अंदर ही, विद इन नो टाइम, विद इन नो आवर्स, आई मस्ट से 8,000 रॉकेट दाग दिए गए, और वो आयरन वायरन डोम तो फेल हो गए, और बड़ी भारी तबाही जो थी वो इजरायली जो इलाके हैं जो 80% तक फैले हुए हैं आजकल। हम्म। इजराइल के अंदर करीब करीब 15 या 20% हिस्सा इनके पास रह गया है, फिलिस्तीनियों के पास। और हम्म। इनके इनके स्थानों में भी, जैसे गाजा पट्टी है, वेस्ट बैंक भी जो है, जो इनके अपने इलाके हैं जो फिलिस्तीन के पास रहे भी हैं, उसमें भी बहुत सारी रिसेटलमेंट कॉलोनीज उन्होंने बसा दी हैं। उनमें यहूदियों को बसा दिया गया है, उनसे फिलिस्तीनियों को बेदखल किया जा रहा है। ये सिलसिला निरंतर चल रहा है वहां पर। तो उसी को लेकर एक जबरदस्त तनाव था, और एकदम जो ये हमला हुआ तो सारी की सारी इंटेलिजेंस, जिसको सबसे दुनिया की शानदार और सबसे कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है, जो इंडियन आरएडब्ल्यू को भी ट्रेनिंग दे रही है इन दिनों, और बहुत सारे जो है मुल्कों को भी वो ट्रेन कर रहे हैं, वो ही असफल सिद्ध हो गए। तो इसका हम्म। मतलब ये हुआ कि जो लड़ने की जो ताकत है ना, जो डिटर्मिनेशन है, वो इंटेलिजेंस से ऊपर निकला। जो जी। लड़ने की कुवत थी, हमास की जो लड़ने की कुवत है, जो कि आप देखिए गाजा पट्टी में ज्यादातर बेस्ड हैं ये लोग। ये हम्म। लोग जो थे, थोड़े बहुत लेबनान में भी हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह का ठिकाने ज्यादा हैं। क्योंकि हम्म। जब ये बेदखल किए गए थे ना, 67 में बेदखल हुए सबसे ज्यादा, तो ये आसपास के मुल्कों में जाकर बसे, जॉर्डन में बसे, बहुत से लेबनान में बसे, वो तमाम आसपास के इलाकों में भी ये लोग हैं। हम्म। मतलब लाखों की संख्या में है ये, लाखों की संख्या में, एक दो नहीं है। मतलब ये समझिए कि लेबनान के अंदर कई लाख हैं, जॉर्डन में कई लाख हैं, और ये इधर जो मिस्र में भी कई लाख हैं।
ये जो हमास है, हमास के बारे में थोड़ी जानकारी दर्शकों को दीजिए। ये हमास किस तरह से इसका इमर्जेंस हुआ और किस तरह से ये इतना ज्यादा शक्तिशाली? जी जी, ये बड़ा बड़ा ही मौजूद सवाल है, क्योंकि लोग हमास के बारे में उतना नहीं जानते हैं जितना कि क्योंकि ये एक तरह का एक लोकल टाइप का एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया है वहां पर, हमास जिसे आप कहते हैं। इसका जी। नाम भी पहली बार वहीं पर सुना गया इजराइल के अंदर ही, क्योंकि हम्म। हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह तो एक इससे पॉपुलर वर्ड, तो हमारे यहाँ भी कश्मीर में भी बहुत एक्टिव रहे हैं हिजबुल्लाह के लोग, तो आपको मालूम है ना। हिजबुल हम्म। मुजाहिदीन आपने कितनी बार नाम सुना होगा कश्मीर ऑपरेशंस में। लेकिन ये हमास जो संगठन है ना, बेसिकली ये एक तरह का लोकल ऑर्गेनाइजेशन है गाजा के अंदर। हम्म। और ये भी, इसका भी चरित्र वही है जैसा कि एक इस्लामिक चरित्र होता है। जैसे कि पीएलओ जब फेल हुआ, हम्म। पीएलओ को पावर मिली, और यासर अराफात के बाद मिलिटेंसी खत्म हुई, लेकिन जुल्म और सितम खत्म नहीं हुआ। उनको जी। वो अधिकार जिसके लिए लड़ रहे थे, वो जो उनका पूरा ऑब्जेक्ट था कि एक राष्ट्र मिले उन्हें, एक स्वाधीन राष्ट्र मिले, एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र मिले, ये उनकी। और कम से कम जो यूएन रेजोल्यूशन का ही कम से कम 47% हिस्सा मिला, वो तो डिमांड 50% ही कर रहे हैं, लेकिन चलिए वो ही मिले। तो उनका तो कहना है कि हमको अपनी जमीन से बेदखल कर दिया गया, ये तो हमारी जमीन थी, कभी बहुत बहुत हजारों वर्ष पहले ये लोग गए थे, ये भी हमारे वजह से नहीं गए थे। उस समय रोमन एम्पायर का एक जुल्म सितम था, रोमन एम्पायर के एक बादशाह ने इनको बेदखल किया था, इनका टेम्पल भी तोड़ा था, है ना। ये सब आप पुरानी कहानी है। अब ये जी। दोबारा बसाए गए, लाकर पश्चिमी शक्तियों द्वारा इनको दोबारा बसाया गया, एक मुल्क दिया गया बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये सिलसिला शुरू हो गया था। इन्होंने बड़े 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 ऊंचे दामों में जमीनें खरीदी, अमीर लोग थे। आप जानते हैं ईसाई जो, ये जो यहूदी हैं, दुनिया की सबसे अमीर कौम है, हम्म। बहुत अमीर कौम है, और बड़े इंटेलेक्चुअल भी हैं, क्योंकि संघर्ष चल रहे हैं। सारी दुनिया में जो जुल्म सहने वाली ताकतें होती हैं, वो बड़ी बड़ी शक्तिशाली होती, कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सब सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इनको जी। यहूदियों को जर्मन्स ने मारा, इनको किसने नहीं मारा, क्रिश्चियंस ने बुरी तरह मारा। क्रूसेड हो रहा था, जब हम्म। क्रूसेड का खेल था, आपको मालूम है ना, तो उस समय हमला क्रिश्चियंस के खिलाफ भी था, क्योंकि जी। इन्होंने कहा, क्रिश्चियंस ये कहते थे कि भाई इनको, हमारे ईसा को इन्होंने फांसी दी है, जबकि फांसी तो उसको रोमन एम्पायर ने दी थी। लेकिन ये जो यहूदी कबीला था, ये यहूद कबीला जो था, ये उस समय प्रो रोमन्स था, ये शक्तिशाली कबीला था, बाकी कबीले गरीब थे। तो एक लंबी कहानी है, और ये फिर आगे बसाएगी। अल्टीमेटली बात ये यहाँ पर। क्योंकि यहूदियों पे जाएं तब तो इसकी कहानी काफी लंबी है, ये तो बात सही जी है, हाँ। लेकिन फिलहाल अभी हम हमास की बात करते तो जो हैं। हमास है, बेसिकली वो भी इंस्पायर्ड पुरानी फिलॉसफी से है। जैसे पीपुल्स, ये जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरा दर्शन शास्त्र था, वो सोशलिज्म से प्रेरित था। यासर हम्म। अराफात भाई सोशलिस्ट लीडर, लिबरल सोशलिस्ट लीडर, ही वाज नॉट जी। इंस्पायर्ड बाय रिलीजन, ही वाज नॉट इंस्पायर्ड बाय इस्लाम। पूरा पीएलओ जो है ना, जिस तरह से ये यहूदी जो आए यहाँ पर, तो दे वर इंस्पायर्ड बाय लेफ्ट आइडियोलॉजी, मोस्ट ऑफ देम। लेकिन धीमे धीमे उनका जो है ना यहूदीकरण होता चला गया। अभी तो देखिए यहूदी धर्म राष्ट्र धर्म बना दिया गया नेतन्याहू की। आप प्राइमरी अगर इजराइल के लोगों को देखें, तो दे वर हाईली प्रोग्रेसिव पीपल, हाईली हम्म। प्रोग्रेसिव पीपल, है ना। देखिए आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। जी। ये मॉडर्न साइंस को मानने वाले, साइंस को ज्यादा तरजीह देने वाले, जिंदगी में तर्क को, साइंस को, विश्वास को नहीं। ये धर्म तो पूरा विश्वास पे टिका ना, यकीन पर। तो ये हम्म। पीएलओ था, पूरा था, वो यकीन पर टिका नहीं था। उसका इस्लाम से लेना देना ज्यादा नहीं था। देवर हाईली मॉडर्न पीपल। और जो हम्म। जॉर्ज हबाश था, ये समझिए पैलेस्टीनियंस में सिर्फ मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियंस भी है बहुत बड़ी संख्या में। पैलेस्टीनियंस की आबादी में लोग समझते हैं सिर्फ मुसलमान है, दे हैव लॉट ऑफ क्रिश्चियंस अमंग देमसेल्फ। ओके। दूसरी तरफ यहूदी हैं, तो दे आर द कॉमन फ्रेंड्स। तो जितना बड़ा लीडर यासर अराफात था, उसी टक्कर का एक लीडर एक जॉर्ज हबाश भी था पैलेस्टीनियंस का, जो जो मार्क्सिस्ट था। ये तो सिर्फ सोशलिस्ट लीडर था, ही वाज नॉट ए मार्क्सिस्ट। ये जो अपना यासर अराफात साहब थे, ये मार्क्सिस्ट नहीं थे, ये सोशलिस्ट ब्रांड के इंसान थे। और सोवियत यूनियन का समर्थन मिला, प्रोग्रेसिव कंट्रीज का समर्थन मिला सारे युद्ध में, पंडित नेहरू का समर्थन मिला, आप तो जानते हैं, भारत का बड़ा समर्थन मिला। जो भी प्रो लिबरेशन फोर्सेस थी, जिन्होंने हम्म। युद्ध लड़ा साम्राज्यवादियों के विरुद्ध, वो सब इनके साथ थे। अफ्रीका हम्म। के लोग भी साथ थे, हाँ, क्यूबन्स लेकिन भी साथ थे।
उनके बाद यासिर अराफात के बाद जो स्थितियां बदली फिलिस्तीन में, और ओवरऑल जिस तरह से हमास पावरफुल होता चला गया और आज जो हालत है वहां पर, उसके पास आधुनिकतम देखिए, हथियार। सोशलिज्म के वर्ल्ड ओवर फेल्योर के बाद, सोवियत यूनियन के डिक्लाइन के बाद, उस शून्य को भरा जिहाद ने मुसलमानों के बीच में, हिंदुओं के बीच भरा हिंदुत्व ने। ये जितने फ्रस्ट्रेटेड कौमें थी ना, जो निराश हुई, इन्होंने धर्म का पल्ला पकड़ा। जैसे यहूदियों ने भी धर्म का पल्ला पकड़ा। नेतन्याहू नाम का शख्स जो है, वो अपने आप को बड़ा धार्मिक और यहूदियत का पैगंबर कहता है अपने आप को ना। इसी तरह सेम रिएक्शन ये हमास या पैलेस्टीनियन जैसे प्रोग्रेसिव लोग भी पूरी तरह फेनेटिज्म की तरफ गए। हिजबुल्लाह क्या है? हिजबुल्लाह एक शिया संगठन है। हिजबुल्लाह के लोग शिया हैं जो लेबनान में बेस्ड है और वहीं से अपने रॉकेट दागते हैं, लड़ते हैं मिलिटेंट से भी। और ये हमास के लोग भी फिलिस्तीनी जो गाजा पट्टी में मेनली सेंटर्ड है। ऐसा नहीं है कि लेबनान में नहीं है, और जगह नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, लेकिन इनका जो मुख्य केंद्र है शक्ति का, वो गाजा है, वेस्ट बैंक है। तो ये हमास के लोग प्रेरित हैं उसी तरह जिस तरह की कभी अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान प्रेरित हुए थे सोवियत यूनियन के विरुद्ध इस्लाम से, और जो ओसामा बिन लादेन के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ, उसी तरह का ये युद्ध शुरू हुआ हमास वाला। तो दे आर इंस्पायर्ड बाय इस्लाम, दे आर नॉट इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म, दे आर नॉट इंस्पायर्ड बाय मॉडर्न आइडियोलॉजी। तो ये हमास जो संगठन है, ये पूरी तरह से ये सैद्धांतिक तौर पर धार्मिक अनुप्रेरणा लेता है इस्लाम की भावना से। इसलिए इसको टेररिस्ट भी कहा जा रहे हैं, जिन्हें क्या क्या कहा जा रहा है इनको, बताइए आप। जो स्थितियां अफगानिस्तान में हुई, यानी तालिबान ने जिस तरह से अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, अब सत्ता में है, तो क्या अब ये स्थिति यहाँ भी इस तरह की बनती हुई दिख रही है, या फिर इस तरह के जो भी ऐसे संगठन पूरी दुनिया में अलग अलग इलाकों में सक्रिय हैं, क्या उनको इससे तालिबान के जो तालिबान का जो शासन है अफगानिस्तान में, उससे एक ताकत मिली है, उनका जो एक नजरिया है वो बदला है? देखिए, ऐसा है कि ये सबसे इसका क्रूर और उग्र रूप इस्लाम का देखा हमने अल बगदादी के फॉर्म में, जो सीरिया और इराक के अंदर एक शक्ति उभरी थी। दे वर इंस्पायर्ड बाय ओसामा बिन लादेन मेनली। तालिबान को जो एक विजय मिली ना, विद द हेल्प ऑफ द पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस, दे गॉट द पावर विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस। उनकी अपनी ताकत नहीं थी। जो लिबरल इस्लामिक लोग थे, है ना, वो हार गए। आप जानते हैं, पहले तो उन्होंने कैप्चर किया था ना, सोवियत यूनियन को तो उन्होंने हराया था। तालिबान वर ट्रेन्ड बाय पाकिस्तानी मिलिट्री, सो पाकिस्तान कंट्रोल अफगानिस्तान थ्रू तालिबान, दे वर ट्रेन्ड इन द मदरसास। अब वो एक अलग अलग शक्ति है, वो अलजावारी था। उसके बाद ये जो बगदादी का रूप आया, ये सीरिया और बगदाद में, ये लोग उस तरह के नहीं, हमास के लोग, दे आर क्वाइट, दे हैव लिबरल ट्रेडिशंस। देखिए, इस्लाम के भी दो रूप हैं, एक वो सूफियाना रूप है जो लिबरल है, एक वो रूप है जो हमने बगदादी और ओसामा बिन लादेन का देखा है। तो इस्लाम को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते। सारे इस्लाम से प्रेरित लोग उस तरह के नहीं है जिस तरह का ओसामा बिन लादेन था या जिस तरह का अल बगदादी था। ये लोग थोड़ा डिफरेंट है उनसे। जैसे ईरान के अंदर जो इस्लाम का रूप है, वो एकदम डिफरेंट रूप है, वो सूफीज्म से ज्यादा प्रेरित है। आप जानते हैं, ईरान तो पूरा सूफीज्म का तो उदय ही जो है वो ईरान की धरती से हुआ है। इसलिए देखिए, ईरान के जो शिया लोग हैं वो उतने कट्टर नहीं, कट्टर तो हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि धर्म अपने आप में ये कट्टरता है, एक रिवायत लोग होते हैं, लेकिन आप एकदम एक दूसरे के साथ उसको ये नहीं कह सकते कि ये इसका प्रतिछाया है या इससे इंस्पायर्ड है। सबके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग जगहों पर रूप हैं, अलग अलग ट्रेडिशंस हैं। जहां तक हमास का ताल्लुक है, हमास अल बगदादी की तरह नहीं है। हमास लेकिन इस्लाम से तो प्रेरित। जो युद्ध का जो पूरा का पूरा सीन है, पूरा नजरिया है, उसके पीछे कहीं ना कोई बड़ी ताकत तो है ना, सिर्फ हमास अकेले तो है नहीं, उसके पीछे नहीं, कोई देखिए, वो तो जैसे इजराइल के पीछे पूरा नाटो संगठन खड़ा है, अमेरिका खड़ा है, पूरा खड़ा है। इजराइल क्या है अपने आप में, यहूदी क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर आज अमेरिका पल्ला झाड़ ले तो यहूदियों को तो अरब पहली मार भगाते 1948 में, 1967 में। जो उनकी पूरी शक्ति आई है ना, उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? वो पश्चिमी देश हैं, साम्राज्यवादी पश्चिम। और इनकी शक्ति का स्रोत कौन रहे हैं शुरू से?
पहले तो लेफ्टिस्ट थे, सोवियत यूनियन थे, हिंदुस्तान था, अफ्रीकन कंट्रीज थे जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज थे। अब कौन स्रोत है इनकी शक्ति का? ईरान। ऐसा मत समझिए कि ईरान के पीछे कौन खड़ा है? रूस खड़ा है, पुतिन खड़ा है। और ईरान के पीछे कौन खड़ा है? चीन खड़ा है। आप ईरान को अकेला मत समझिए। आज जिस तरह से ब्लॉक्स बन गए हैं, यू डोंट कंसीडर कि ये कोई अलग अलग मुल्क हैं, ये एक अलग अलग शक्ति। अब ये सम्मिलित शक्ति का उदय हो रहा है नाटो के विरुद्ध। यूक्रेन वार के बाद बहुत ज्यादा पोलराइजेशन हुआ है। अगेन वी आर इन द फेज ऑफ सेकेंड कोल्ड वॉर। अब पहली कोल्ड वॉर खत्म हुई विद द डिक्लाइन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। टोटली सोवियत यूनियन वाज डिसइंटीग्रेटेड। अभी दोबारा एक नया रूप आया यूक्रेन युद्ध के बाद। और ऐसा लगता है कि ये इन लोगों को भी हौसला मिला है, क्योंकि यूक्रेन में नाटो फेल हुआ है बुरी तरह। जो सोचा था कि हम रूस को पराजित कर देंगे, नाटो के हथियार हैं, लगता था नाटो फोर्सेस भी पहुंच जाएंगी। नुकसान तो यूक्रेन का ही हुआ ना। यूक्रेन वाज द वांटेड टू एलाइड फोर्सेस ऑफ नाटो। क्या पैगाम गया यूक्रेन युद्ध का? तो दे आर आल्सो इंस्पायर्ड बाय दैट वॉर। और ये मत सोचिए कि ईरान के पीछे अकेला ईरान है या हमास के पीछे अकेला ईरान है। वो तमाम ताकतें हैं उनके पीछे जो कि एंटी अमेरिकन है। कहीं ना कहीं जो उनको हथियार मिल रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, उनको ताकत मिल रही है, उनको मॉरल सपोर्ट मिल रही है। सबसे बड़ी मॉरल सपोर्ट है। जो लड़ता है ना इंसान, वो तो खुद। मतलब अल्टीमेटली ये देखें तो कहीं न कहीं यह महाशक्तियों की लड़ाई है, जो इन छोटी-छोटी जगहों पर छोटे-छोटे संगठनों को बड़ा बनाते हैं और निश्चित रूप से इससे पूरे विश्व का जो परिदृश्य है, वो अशांति की तरफ बढ़ रहा है और एक-दूसरे से लड़ाई की यानी वर्ल्ड वार की स्थिति एक बार फिर से पैदा हो। बन सकती है, बन सकती है। आपके बात एकदम दुरुस्त है, मैं आपकी बात की हिमायत करता हूँ। ये स्थिति देखिए, जब सीरिया में लड़ रहे थे ना ये लोग, याद है ना आपको? सीरिया तो लेटेस्ट बैटल है ना, इराक के बाद 5 लाख लोग मरे। उस समय कौन लड़ रहा था? हिलेरी क्लिंटन थी, ने पैसा दिया बगदादी को, और बगदादी पर बम कौन बरसा रहा था? पुतिन। ये तो अभी की बात है, कोई बड़ी पुरानी बात नहीं बता रहा मैं आपको। तो उस वहां भी सीरिया में जो युद्ध हो रहा था, उसके पीछे भी महाशक्तियां लड़ रही थी, और कई बार तो सीधे महाशक्ति लड़ी। आप देखिए रूस एक फिर महाशक्ति बन रहा है, बन चुका है, बल्कि जो नाटो को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। पहले नहीं दे रहा था, इस समय दे रहा है। और वो चीन और रूस मिलकर और ईरान मिलकर, कोरिया मिलकर, उत्तरी कोरिया भी साथ खड़ा है। तो यह फिर एक ग्रुप बन रहा है दोबारा। हम लोग तो नॉन अलाइंड है शुरू से। तो ये जो बन रही है ओवरऑल पूरी दुनिया में, वो निश्चित रूप से अच्छी स्थिति नहीं है और इससे आम लोग ही मारे जाते हैं। आमतौर पे जब भी हम युद्ध की बात करते हैं, तो जब भी ऐसी स्थिति होती है, नुकसान आम लोगों का होता है। न तो कोई शासक मरता है, न कोई सैनिक मरता है। जो स्थितियां हैं और आपस में ईगो की लड़ाई की वजह से ये तमाम पैदा होती है। तो हमें लगता है कि अभी ये लड़ाई अभी और चलेगी, कब तक चलेगी कुछ पता नहीं है और ये किस मुकाम तक पहुँचेगी और भारत की क्या भूमिका होगी। एक लाइन में आप अगर ये बताएं कि हमें भारत का रोल क्या होना चाहिए इस युद्ध को देखते हुए? तो देखिए, भारत का रुख पहले की तरह प्रो पैलेस्टीनियन तो नहीं है। पहले हम सीधे सीधे खड़े थे फिलिस्तीन के हक के साथ। अभी देखिए, वी आर हैविंग ए लॉट ऑफ बैलेंस बिटवीन टू पावर्स। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम इजराइल के साथ भी खड़े हैं और पैलेस्टीन के साथ भी खड़े हैं। नरेंद्र मोदी जब इजराइल जाते हैं तो फिर फिलिस्तीन का भी दौरा करते हैं, आपको मालूम ही है जब गए थे। अभी भी देखिए, हमने एकदम रिएक्शन किया कि हम लोग एकदम इजराइल के साथ बड़ा बुरा हुआ। लेकिन अभी जो है हमारा, जो हम एक संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे यूक्रेन वार में हमने किया, सेम सिचुएशन। वी आर विद द रशिया और वी आर विद द अमेरिका ऑल्सो। वी आर ट्राइंग टू गेट सेटल्ड द यूक्रेन वार। हम लोगों के इस समय जो स्थिति है बड़ी डावाडोल है इस बात को लेकर। क्योंकि देखिए, हमारे सऊदी से बड़े शानदार ताल्लुकात हैं। हमारा जो सऊदी के नेतृत्व में जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ सबसे बेहतरीन ताल्लुकात आजकल हमारे हैं, सबसे बेहतरीन। तो हम उनको भी नाराज नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो बेगिंग हमास दिस वे और दैट वे। जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो अरब लोग हैं, और पूरे अरब लोगों की सहानुभूति उनके साथ सदैव से रही है। वो हारे या जीते प्रश्न ये नहीं है। उन्होंने सेटलमेंट भी किए, उन्होंने समझौते भी किए इजराइल के साथ। ऐसा नहीं है, उन्होंने घुटने भी टेके, मिस्र ने टेके, जॉर्डन ने टेके। लेकिन जो वहां के लोग हैं, आवाम जिसे आप कहते हैं, वो आवाम की सदा से सहानुभूति उन अरबों के साथ रही है। क्योंकि पैलेस्टीनियन साथ अरब, ये अरब लोग हैं। ये चाहे अफ्रीका में रह रहे हो, मिस्र में रह रहे हो, चाहे ये कहीं भी रह रहे हो, चाहे सऊदी में रह रहे हो,
वो अरब नेशनलिज्म जिसे आप कहते हैं ना, अरब नेशनलिज्म के हिस्से हैं वो, और हम अरब नेशनलिज्म को भी नाराज नहीं कर सकते, इसलिए हमारी बड़ी दुविधा की स्थिति है। जाहिर सी बात है कि भारत ने हमेशा से एक संतुलन की स्थिति बना के रखी है पूरी दुनिया के सामने, और ये जी हाँ, मिसाल जी भी पेश किया है हमेशा और कई मौकों पर कि हम युद्ध के समर्थक किसी भी हालत में नहीं है। आम लोगों की जो मौत होती है इसमें और सबसे ज्यादा तबाही होती है किसी भी देश की, उसके हम कभी भी समर्थक नहीं रहे हैं। शांति प्रिय देश है और सबको मिलकर रहना चाहिए और एक बीच का रास्ता, बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए। मुझे लगता है कि इस बात की ऐसी ही स्थिति होगी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत विस्तार से चीजों को बताया। जाहिर सी बात है कि हम ऐसे तमाम मसले जिस पर हम बातचीत लगातार करते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत के लिए आप बहुत शुक्रिया, शुक्रिया जनाब, धन्यवाद।